हेलो बच्चों, हम लोगों ने एनटीएसपी टेस्ट का 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक डिस्कस किया हुआ था। अब यहाँ पर जो है 25, 26 से लेकर के 50 तक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो अगला क्वेश्चन अपने पास में, एक मैन है, वो ग्रो करता चला जा रहा है एक जाइंट के फॉर्म में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में कि हनुमान जी जो थे, वो जब माता सीता को लेने के लिए गए हुए तो अचानक से एकदम अपना शरीर बढ़ा लिया था। बिल्कुल वैसे ही समझ जाइए कि यहाँ पर एक आदमी है जो कि एक जाइंट में कन्वर्ट होना चाहता है, ठीक है। हनुमान जी को जाइंट नहीं बोल रहे यहाँ पर, ये ध्यान रखना भी, बस एक कंपेयर कराया हुआ है। तो क्योंकि वो देखा हुआ था आप लोगों ने ना, जैसे शक्तिमान था, शक्तिमान भी बड़ा हो जाता था। तो एक मैन है जो कि ग्रो कर रहा है एक जाइंट के फॉर्म में, जिसकी लीनियर डायमेंशंस जो इंक्रीज कर जा रही फैक्टर ऑफ 9 से। लीनियर डायमेंशंस, यहां पर आप इस मैन को एक खंबा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो अगर एक खंबा आपने मान लिया है, तो खंबे में अगर आप देखेंगे तो तीनों डायमेंशंस आपको दिखाई पड़ेंगी, एक्स, वाई और जेड। तो तीनों डायमेंशंस जो इसकी है वो फैक्टर ऑफ 9 से इंक्रीज कर जा रही हैं। लीनियर डायमेंशन में का मतलब खाली ये नहीं सोचना है आपको कि लंबाई, ऑल लीनियर डायमेंशन है यहाँ पर। एक्स भी 9 टाइम्स हो रहा है, वाई भी 9 टाइम्स हो रहा है और जेड भी 9 टाइम्स हो जा रहा है। तो जब ये सारे के सारे मिल करके 9 टाइम्स अगर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये 9 टाइम्स हो जा रहा है, हमने सोचा जूम करें लेकिन हो नहीं पाएगा, बनाना पड़ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये सब के सब जो है वो 9 टाइम्स सारी डायमेंशंस बढ़ जा रही हैं यहाँ पर। तो x कितना हो गया 9x, y कितना हो गया 9y, z कितना हो गया 9z। तो अगर आप देखिए यहाँ पर जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितने टाइम्स हो जाएगा, अगर पहले वाला एरिया a मान लिया जाए, तो बाद वाला जो एरिया होगा वो 9 इंटू 9 यानी कि 81 टाइम्स ऑफ पुराना वाला एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए इसके वॉल्यूम की बात करी जाए, क्योंकि भी हम लोग को वॉल्यूम की भी जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डेंसिटी सेम रहती है, तो ये बताना है कि इसके पैरों पर जो स्ट्रेस आ रहा था वो किस फैक्टर से चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले ये याद रखना पड़ेगा, जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को इलास्टिसिटी में आपने पढ़ा होगा कि जब फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, स्ट्रेस आता है, ठीक है। हम लोग अपने पैरों पर खड़े हुए तो पैरों पर दबाव लग रहा है। अगर इमेजिन करिए कोई वही इंसान काफी बड़ा हो जाएगा तो उसके पैरों पर बोझ उसका बढ़ेगा, है ना, तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर, वेट के बराबर mg पर यूनिट एरिया। यहाँ पर मास को भी वॉल्यूम से रिलेट कराएंगे और एरिया आपने देख लिया कि बढ़ ही रहा है। तो अगर देखा जाए इसका वॉल्यूम अगर v मान लें, अगर इसका मास m मान लें, तो इसका नया वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v डैश 9 का क्यूब टाइम्स ऑफ ओल्डर वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा 729 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम इतना आ गया। और मास इज इक्वल टू होता है बेटा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वो कह रहा है डेंसिटी सेम है, और अगर डेंसिटी सेम रहेगी तो जो वॉल्यूम जितने टाइम्स बढ़ेगा मास भी उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इसका जो नया मास बनेगा वो हो जाएगा, वॉल्यूम कितना 729 टाइम्स बढ़ गया है, तो मास भी 729 टाइम्स इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए पहले वाला स्ट्रेस क्या था, तो स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स कितना था बेटा, mg डिवाइडेड बाई एरिया। ये हो गया पहले का स्ट्रेस। स्ट्रेस को s से भी लिख सकते हैं हम लोग, हाँ s, या कहीं कहीं पे p से भी लिख देते हैं। p से एक्चुअल में प्रेशर को डिनोट करते हैं, तो स्ट्रेस को s से डिनोट कर दे रहे हैं। s इज इक्वल टू f अपॉन में a, तो mg बाई a हो गया। और नया जो स्ट्रेस जब आप लिखने चलोगे तो नया स्ट्रेस कैसे लिखा जाएगा, नया मास m डैश इंटू जी और डिवाइडेड बाई नया एरिया a डैश। तो नया मास कितना हो गया 729 टाइम्स m और इंटू जी, और डिवाइडेड बाई एरिया जो नया बना है वो 81 टाइम्स हो चुका है, तो 81 टाइम्स ऑफ एरिया। mg बाई एरिया ये पुराना वाला स्ट्रेस हो गया। तो यहां से जब इसको हम लोग कट करेंगे, 9 का स्क्वायर ये था, क्यूब ये, तो 9 ही बचा रह जाएगा। तो नया स्ट्रेस कितना हो जाएगा बेटा, 9 टाइम्स ऑफ पुराना वाला स्ट्रेस, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको ऐसे समझना है, यहाँ पर बेटा धोखा ये हो सकता है कि लीनियर डायमेंशन मेरा दिमाग केवल जाता है केवल लंबाई पर, है ना। तो अगर 3D ऑब्जेक्ट और लीनियर डायमेंशंस की बात कर रहा है तो आपको एक्स वाई जेड तीनों को मान करके चलना है, ठीक है। इसके बाद जरा देखिएगा अगला सवाल। 80 ग्राम वाटर है 30 डिग्री सेल्सियस पर, इसको पोर किया जाता है एक आइस के ऊपर, तो ये पूछा जा रहा है कितना अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हो जाएगा। अब कोई पूछ रहा बर्फ कितनी है, बेटा बर्फ अंटार्कटिका पे छोड़ दिया आपको, ठीक है, ढेर सारी बर्फ है। तो अब ये पूछ रहा है कि अगर 80 ग्राम वाटर अगर ले लिया जाए जो कि कितने पर है 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो कितना अमाउंट जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारे पास में आइस है वो मेल्ट कर पाएगा। तो यहां से जरा आप देखिएगा कि वाटर अपने पास कितना है 30 डिग्री सेल्सियस पर 80 ग्राम। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि अगर किसी से मांगने के लिए जाओगे, है ना, तो या किसी भिखारी को अगर देने के लिए हम लोग चलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा उसको कितना दे सकते, कब तक दे सकते, जब तक उसके बराबर लेवल पे हम लोग ना पहुंच जाएं, ठीक है। तो 30 डिग्री सेल्सियस पर अपने पास में 80 ग्राम वाटर है, तो ये बताइए मैक्सिमम ये आइस को हीट कब तक दे सकता है, जब तक इसका टेम्परेचर 30 से घट करके 0 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। तो अमाउंट ऑफ हीट टेम्परेचर चेंज के ड्यूरिंग क्या होती है, एम एस डेल्टा थीटा। एस हो जाएगा स्पेसिफिक हीट, तो मास कितना है आपके पास 80 ग्राम, और स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए हम लोग लगा देंगे 1, और डेल्टा थीटा हो गया बेटा 30। तो अमाउंट ऑफ हीट गिवन बाई हॉट बॉडी अपने पास निकल करके आ जा रहा है 2400 कैलोरी, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा बर्फ के ऊपर जब गिराएंगे तो कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी, तो हीट गिवन इज इक्वल्स टू हीट टेकन, तो हीट टेकन इज इक्वल्स टू m इंटू एल, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि आइस के ऊपर जैसे ही पानी गिरेगा तो वैसे ही जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो m इंटू एल हम लोगों ने लगा दिया। मास इसका कितना है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, और कितनी हीट दी गई है, तो हीट गिवन इज इक्वल्स टू 2400, इसी के इक्वल करा देंगे। यही होता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट टेकन इज इक्वल्स टू हीट गिवन, ठीक है। हीट गिवन बाई हॉट बॉडी बराबर हीट टेकन बाई कोल्ड बॉडी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा m इज इक्वल्स टू 2400 डिवाइडेड बाई 80 कैलोरी पर ग्राम, कैंसिल हो गया, 8 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये 30 ग्राम आ जाएगा। तो बताइए कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी यहाँ पर 30 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री याद रखना है, हीट गिवन इज इक्वल्स टू हीट टेकन। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो अगर सराउंडिंग में कोई लॉस नहीं है, एक हॉट बॉडी एक कोल्ड बॉडी दोनों का आपस में अगर हीट एक्सचेंज होगा तो हीट गिवन बाई हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट टेकन बाई कोल्ड बॉडी। एक बबल है जो जिसमें 8 मोल हीलियम गैस भरी हुई है, सबमर्ज एट द सर्टेन डेप्थ इन अ वाटर। पानी के नीचे एक हीलियम का बुलबुला है जो कि कहीं पर एक ही डेप्थ पर प्रेजेंट है। बेटा एक ही डेप्थ पर होने का मतलब ये हो गया है कि प्रोसेस यहां पर अगर हम लोग बात करें तो प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, प्रोसेस आइसोबारिक हो जाएगा। तो एक सेम डेप्थ पर जब तक रहेगा तब तक प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो प्रेशर कैसा हो गया बेटा कांस्टेंट, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेस बाय 60 डिग्री सेल्सियस। अब अगर वाटर का टेम्परेचर जो है 60 डिग्री बढ़ा दिया जाए, हाउ मच हीट इज एडेड टू अप्रोक्सीमेटली हीलियम ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना, प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, तो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर ऑलवेज इक्वल्स टू एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी, ठीक है। और आपको पता है कि जो अपने पास में हीलियम गैस है तो 8 मोल गैस ली जा रही है, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर 8 हो जाएंगे। और हीलियम जो गैस है मोनोएटॉमिक गैस होती है, ठीक है, तो हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है, इसके लिए Cp की वैल्यू क्या हो जाएगी, Cp इज इक्वल्स टू F/2 प्लस 1 इंटू आर, ठीक है, F/2 प्लस 1 इंटू आर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए कितना हो गया 3/2, और प्लस किया यहाँ पर हम लोगों ने 1 इंटू हो गया आर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5/2 आर।
हीलियम के लिए अगर आपने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पढ़ा हुआ है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऐसे ही तैयार कर लो, कितनी इंडिपेंडेंट एक्सेस पर कितनी एनर्जीज प्रेजेंट हो सकती हैं उसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो यहाँ पर मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3 हो जाती है, और 3/2 रखा +1 तो 5/2 R हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स अपने पास कितने 8 हैं, और यहाँ पर Cp की वैल्यू रख दी हम लोग बेटा 5/2 R, और R की वैल्यू जो है हम लोग को आंसर क्योंकि कैलोरी में चाहिए है तो R की मेरे ख्याल से वैल्यूज आपको सारी याद होनी चाहिए। अभी फिलहाल ये देख लो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि मोलर स्पेसिफिक हीट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दोनों की यूनिट और डायमेंशन सेम होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इस यहाँ पर वैल्यू हम लोगों ने 2 रख दिया, और डेल्टा टी कितना है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है 60 डिग्री से, तो यही आपके पास डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू 60 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 40 इंटू 60, 40 इंटू 60 लिखते ही 2400 कैलोरी, क्योंकि आंसर्स अपने कैलोरी में थे इसलिए आर की वैल्यू हम लोगों ने ये रखी है। अदरवाइज आर की दो वैल्यूज आपको और याद रखनी है, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, और दूसरी वैल्यू आपको याद रखनी जो एसआई सिस्टम में सबसे ज्यादा हम लोग को यूज करनी होगी, एसआई सिस्टम में हम लोग इस्तेमाल करेंगे R इज इक्वल्स टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। आर की तीनों वैल्यूज याद रखिए, केमिस्ट्री फिजिक्स सब जगह बार बार काम आती रहती है। इसके बाद यहां पर जरा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कैन मेल्ट हाउ मच आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर से हम लोग अंटार्कटिका पे ही आ गए। अमाउंट ऑफ आइस ढेर सारा है अपने पास, है ना, इसका कोई था नहीं है, जब तक तुम्हारे पास एनर्जी तब तक पिघलाए रहो। तो कितनी स्टीम है अपने पास में, 1 किलोग्राम स्टीम है, और पूछा ये गया है कि कितनी आइस को मेल्ट कर सकती है। तो स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस है, और कितनी है, 1 किलोग्राम है, या फिर 1000 ग्राम कर लीजिए, ठीक है, 1 किलोग्राम है तो 1000 ग्राम कर लीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस पर है, तो जरा ये बताइए कब तक हीट दे सकती, तो पहले तो कंडेंस होगी, और क्या बनेगा, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। हीट के लिए फॉर्मूला अपने पास में क्या लग जाएगा, Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा थीटा, सॉरी कंडेंस करा रहे हैं अभी हम लोग, तो कंडेंस कराएंगे तो Q इज इक्वल्स टू M इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगाएंगे 540, तो मास हो गया 1000, और इंटू हम लोगों ने कर दिया 540 कैलोरी, ठीक है। उसके बाद में वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है, अभी आइस को इसे हीट देना है, तो अभी ये 0 डिग्री सेल्सियस के जब तक वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ये हीट देने की कैपेबल है। तो अब ये कितना अमाउंट ऑफ हीट यहां से दे सकता है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा, मास कितना है 1 kg 1000 ग्राम मान लिया, C1 हो गया, डेल्टा थीटा 100 हो गया। तो यहां से आप इसको देख सकते हो ये कितना हो जाएगा 100000, कितना कैलोरी इधर बन रहा है और इधर बन रहा है 540000, इतना कैलोरी यहां पर बन रहा है। अब ये बताइए आइस को मेल्ट होने के लिए फार्मूला क्या लगेगा, Q इज इक्वल टू ML लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहां पर हीट टेकन और हीट गिवन दो स्टेप में आ रही है अपने पास बेटा, तब तक एनर्जी दे सकता है, तब तक हीट ट्रांसफर कर सकता है जब तक इसका टेम्परेचर खुद आइस के इक्वल ना हो जाए। तो पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो पहला स्टेप होगा वहां पर पहले स्टीम कंडेंस होगी, तो Q इज इक्वल टू ML, स्टेट चेंज होगा, और सेकेंड स्टेप में आपके पास यहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसलिए MS डेल्टा थीटा लगा दिया हम लोगों ने। टोटल बेटा कितनी हीट मिल गई, 1234 इतने तो जीरो कर दिए सीधे सीधे, फिर इधर अपने पास आ गया 4 और इधर आ गया 6, ठीक है। इतनी कैलोरी हीट आपके पास में है, इसी को डायरेक्टली इसके आप इक्वल करा दीजिए 6400 और फिर 2 बार 0। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको पता है 80 होता है, तो 80 से डिवाइड कर दीजिए,
आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। 1 0 कैंसिल हो गया, 8 से 8 बार कट जाएगा और 3 0 ग्राम है, तो इसी को आप 8 किलोग्राम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बस केवल इतना, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। और इसमें बेटा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, केवल दो फार्मूले आपके पास, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या तो स्टेट चेंज होगा। जब स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और जब टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट चेंज नहीं होगा। तो फॉर्मूला या तो आपके पास लगेगा Q इज इक्वल टू ml, और या फिर लगेगा आपके पास ms डेल्टा थीटा। टेम्परेचर चेंज है तो ms डेल्टा थीटा, और अगर स्टेट चेंज है तो Q इज इक्वल टू ml। ठीक है, दो ही फॉर्मूले, कुछ भी इसमें ज्यादा कठिन काम नहीं है। बस एक सीक्वेंस आपको याद रखना है, सीक्वेंस में स्टीम पहले कंडेंस होगी, वाटर पे आएगी, वाटर फिर अपना टेम्परेचर गिरा करके 0 तक आएगा। ठीक है, और 0 से और ज्यादा इससे हीट हम लोग निकालते रहेंगे। देखो बेटा, वापस आएगा तो हीट हमको मिल रही है, और अगर आइस को मेल्ट कराना तो हीट हमको देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्रिंकलिंग ऑफ द वाटर रिड्यूसेस द टेम्परेचर। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पीछे किया हुआ था, उसमें ऑप्शन था कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या हुआ कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, पानी जैसे ही कमरे में डाला, पानी इवेपोरेट करेगा, उसके लिए क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वाटर ड्रॉप्स एब्जॉर्ब्ड हीट फ्रॉम द रूम। नेक्स्ट, दो स्फीयर मेड अप ऑफ द सेम सब्सटेंस। बेटा जहां पर भी सेम मटेरियल लिख दे तो एक बात समझ जाओ, कोई भी चैप्टर चल रहा हो, जो भी उस इक्वेशन में प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अभी हीट की बात चल रही है, तो वैसे अगर सेम सब्सटेंस हो गया, डेंसिटी सेम हो जाएगी, रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगी, है ना, और अभी स्पेसिफिक हीट सेम हो जाएगी। तो सेम ग्राम स्पेसिफिक हीट है ना, तो ग्राम स्पेसिफिक हीट सेम हो जाएगी। डायमीटर का रेशियो दे रखा है 1:4, देयर थर्मल कैपेसिटी आर इन द रेशियो। तो आपको पता है हीट कैपेसिटी कह दीजिए या फिर थर्मल कैपेसिटी, एक ही बात है, हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी। तो थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है अपने पास में मास इंटू ग्राम स्पेसिफिक हीट, m इंटू सी। तो हीट कैपेसिटी एक बार जब हमने अपनी कॉपी में लिखा हुआ था, तो हीट कैपेसिटी को लिख दिया hc, और ग्राम स्पेसिफिक हीट को लिख दिया m इंटू सी। बाद में c से c काट लिए, फिर पूछ रहे थे कि h इज इक्वल टू m कैसे हुआ, तो बेटा ये शॉर्टकट में लिख दिया hc। hc मतलब हीट कैपेसिटी, c से c काटना नहीं है इधर इक्वेशन में। hc इज इक्वल टू m इंटू सी हो गया। तो यहां से आप देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर बात करी जाए तो हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 3। हीट कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली वॉल्यूम, और वॉल्यूम स्फेरिकल बॉल के लिए 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि सेम मटेरियल है, सब कुछ है, इसलिए डेंसिटी तो हम लोगों ने हटा ही दिया। तो हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3। तो यहां से आप रेशियो बना सकते हैं। अब हीट कैपेसिटी को चलो अच्छा लिख दे रहे, हीट कैपेसिटी 1 अपॉन हीट कैपेसिटी 2 बराबर रेशियो बन जाएगा R1 अपॉन R2 की पावर 3। अब ये डायमीटर का रेशियो और रेडियस का रेशियो सेम होता है ना, ये याद रखना। डायमीटर का रेशियो d2 अपॉन d1 या d1 अपॉन d2 जो भी आपने लिखा बराबर हो जाएगा 2r2 अपॉन 2r1, तो 2 से 2 तो कट ही जाना है। तो जो रेशियो डायमीटर का होता है वही रेशियो रेडियस का होता है। R1 अपॉन R2 की वैल्यू हम लोगों ने लिख दिया 1/4, पूरे की पावर लगा दिए 3, क्यूब करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 1/64। तो हीट कैपेसिटी 1 और 2 का रेशियो कितना आएगा बेटा 1:64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, और वो भी अमाउंट यहां पर नहीं लिखा हुआ है, यहां पर बेटा जल्दी से 3 पॉइंट्स हैं, तेजी में सुनना। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर बढ़ाना हुआ, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर बढ़ाना हुआ 1 डिग्री सेल्सियस से, तो नाम होता है ग्राम स्पेसिफिक हीट। 1 मोल का टेम्परेचर अगर बढ़ाना हुआ 1 डिग्री सेल्सियस से, तो नाम हो जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट बराबर होता है ग्राम स्पेसिफिक हीट इनटू मॉलिक्यूलर मास। और अगर कोई भी सब्सटेंस दे दिया जाए, जितना अमाउंट होगा फॉर गिवन अमाउंट, एम मास की बॉडी दे रखी, अगर गिवन अमाउंट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस आपको राइज कराना है, मतलब 1 किलो है तो उसका कराना है, 5 किलो तो उसका कराना है, तो जो भी आपको हीट देनी पड़ती है 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर के लिए,
उसी को हम लोग बेटा नाम देते हैं हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी। तो अगर 1 ग्राम के लिए है तो नाम होगा मोल, ग्राम स्पेसिफिक हीट। 1 मोल के लिए है तो नाम होगा मोलर स्पेसिफिक हीट। लेकिन अगर अमाउंट फिक्स नहीं है, गिवन अमाउंट के लिए होगा 1 डिग्री सेल्सियस, तो यही हो जाएगा अपने पास में हीट कैपेसिटी। और 1 कैलोरी किसी को याद आ रहा होगा, 1 कैलोरी होता है केवल 1 ग्राम प्योर वाटर के लिए, 1 ग्राम प्योर वाटर के लिए, और वो भी 14.5 से लेकर के 15.5 डिग्री सेल्सियस तक 1 डिग्री राइज कराया, लेकिन फिक्स है 14.5 से 15.5 तक। तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है, इसके पीछे का जो लॉजिक है 14.5 से 15.5 ऐसा क्यों है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, when the temperature of rod increases from T to T plus delta T, moment of inertia of rod about the axis increases from I to I plus delta I। भैया मेरे थोड़ा ध्यान से देखना, टेम्परेचर को T से डेल्टा T बढ़ा दिया गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से बढ़कर के I प्लस डेल्टा I हो गया। इससे रिलेटेड आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार रखना है, ये एरर में जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था लास्ट में भी किसी क्वेश्चन में इसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला I इज इक्वल टू क्या होता है, mr स्क्वायर। पॉइंट मास के लिए मान करके चल रहे हैं, बाकी सबके पीछे कोफिशिएंट कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। सॉलिड स्फीयर है 2/5 हो जाएगा, हॉलो है 2/3 हो जाएगा, चेंज होता रहता है। तो उस कांस्टेंट है, उस डायमेंशन लेस है, इसलिए अपने लिए कोई मतलब नहीं है। तो जरा ये बताइए स्मॉल चेंज के लिए अगर आपको याद आ रहा हो, डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि हीट करने से मास में कोई चेंज नहीं आ रहा, जो भी चेंज आएगा रेडियस की वजह से आ रहा है, या जो डिस्टेंस है डिस्टेंस चेंज होने की वजह से आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जा रहा है डेल्टा आर अपॉन आर से, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर। और अब यहां से आप जरा ये बताओ कि डेल्टा आर को अगर रेडियस मान लें सिंगल डायमेंशन में लेकर के चलेंगे, तो 1 डायमेंशन यानी कि लीनियर एक्सपेंशन की बात करी जाएगी, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर अल्फा डेल्टा थीटा। तो डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू क्या हो रही है, अल्फा डेल्टा थीटा। इसकी वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कि डेल्टा आई, यहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा डेल्टा आई डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू 2, और डेल्टा आर अपॉन आर की जगह हम लोग लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा थीटा। एकदम आसान है बेटा, यहां पर तुमको ये याद रखना जो भी इसकी पावर बस उसका आगे मल्टीप्लाई करके लिख देना है। सिंपल पेंडुलम के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। वहां पर लेंथ और जो टाइम पीरियड है वो एक दूसरे के पावर 1/2 पे चल रहा है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर 1/2। तो यहां पर रिलेशन अपने पास बन जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल, और डेल्टा एल बाई एल को दोबारा हम लोग फिर से लिख देंगे अल्फा डेल्टा थीटा। जैसे ये लिखा डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा थीटा। तो इसमें इस क्वेश्चन में कोई भी कठिन बात नहीं है, जो भी इधर पावर लगी हुई उसका आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाकी आगे लिख दीजिए अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक, 2 एग्जांपल्स आपके सामने आ गए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, पहला स्टेटमेंट बोल रहा कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात कर रहा है 3 टाइम्स ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। तो ये सभी लोग को पता है कि गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, सही है। दूसरा बोल रहा है डिस्टेंस इज बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन अ मेटेलिक शीट इंक्रीजेस विद द राइज इन द टेम्परेचर। तो आपको पता है कि मेटेलिक शीट पर जो भी 2 पॉइंट्स होंगे, इसमें भी हमको जूम करने वाला ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है, वरना यहीं से डायरेक्ट आपको दिखाते। अगर जब भी आप इसको गर्म कर देंगे तो 2 पॉइंट्स जो है आपस में एक दूसरे से वो दूर चले जाएंगे। तो यहाँ पर फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट की तरह होता है, पूरा खींचेगा तो जो पॉइंट की डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप है, तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप में लोगों ने रट लिया है कि उधर मुड़ जाती है जिधर अल्फा कम होता है। तो पूरी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, हीट करने पर अलग इफेक्ट आएगा, कूलिंग करने पर अलग इफेक्ट आएगा। तो जो आपने भी याद किया वो किसके लिए, हीट करने के लिए है, कि जब भी किसी बाई मेटेलिक स्ट्रिप को अगर हीट किया जाएगा तो हीट करने पर एक का एक्सपेंशन थोड़ा सा ज्यादा होगा और जो ज्यादा बढ़ेगा वो कम एक्सपेंशन वाले को फोल्ड करा देगा। ठीक है,
तो बताइए किस तरफ मुड़ता है, जिधर अल्फा कम होता है। तो जहां पर बाई मेटेलिक स्ट्रिप में अगर लिखा हो हीट करने पर किधर बेंड होगा, तो आंसर होगा जिसका अल्फा कम होगा उस साइड बेंड कर जाएगा, और कूलिंग करने पर उल्टा होगा, क्योंकि जिसका अल्फा ज्यादा इस बार वही ज्यादा सिकुड़ेगा, तो कम वाले को अपनी तरफ मुड़ा लेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि हीट करने पर किधर बेंड होता है, कम अल्फा वाले की तरफ, और कूल करने पर किधर बेंड होता है, ज्यादा अल्फा वाले की तरफ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखो दिया गया है, काफी परेशान रहे इसके पीछे आज से लगभग 6-7 साल पहले, और इसका सही तरीका नहीं मिल पाया था, क्योंकि जिन लोगों ने हमको बताया तो वो भी कैसे बताया वो उनको खुद ही पता होगा। तो इसमें जरा देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री लगाएंगे, बड़े आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। एब्सोल्यूट स्केल दे रखा है, 0 से स्टार्ट हो रही है, एब्सोल्यूट स्केल बोल रखा है, 0 से स्टार्ट करेंगे। एक टेम्परेचर है अपने पास में ट्रिपल पॉइंट, और ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर सभी लोग याद कर सकते हैं वाटर के लिए। बेटा ट्रिपल पॉइंट इतना नहीं होता है, ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर जो होगा वो उसकी वैल्यू दे रखी होती है अपने पास में 273.16 केल्विन। ये ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर है, दो स्केल्स रीड कर रही हैं, एक स्केल का नाम है ए और एक स्केल का नाम है बी। दोनों स्केल की रीडिंग क्या क्या आ रही है उसको जरा देखिएगा। एक रीडिंग दे रही है इसी के इक्विवेलेंट 400 ए, और दूसरी स्केल बी रीडिंग दे रही है 300 बी। उसने पूछ दिया इन स्केल के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो जैसा कि आपने प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री में पढ़ा हुआ था, तो वही प्रिंसिपल यहां पर भी बेटा हम लोग को अप्लाई करना है। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था कि रेशियो ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन एनी स्केल इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो मान लो बीच का कोई टेम्परेचर इसका टीए है और इसका बीच का कोई टेम्परेचर टीबी है, तो चलो रेशियो बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। टी ए माइनस 0 और डिवाइडेड बाई 400 माइनस 0। पहला काम क्या किया, टी ए माइनस 0 डिवाइडेड बाई 400 माइनस 0 इज इक्वल्स टू टीबी माइनस 0 और डिवाइडेड बाई 300 माइनस 0। तो यहां से अपने पास रिलेशन आ गया टी ए अपॉन 400 बराबर टीबी अपॉन 300। ठीक है, अब यहां से आप इस रिलेशन को देख रहे हैं, तो टीए के अपॉन में 400 आ रहा है और टीबी के अपॉन में 300 आ रहा है। कुछ लोग क्या कर देते हैं, वो ये बोलते हैं कि ट्रिपल पॉइंट को ही 400 ए पड़ता है और ट्रिपल पॉइंट को ही 300 बी पड़ता है, इसका मतलब ये बराबर ये। तो उन लोगों ने क्या कर दिया, 400 ए बराबर 300 बी, इधर तो उल्टा आ रहा है, ए अपॉन 400 बराबर टीबी अपॉन 300। बस यही इस सवाल का ट्विस्ट है और इसी से सवाल गलत हो जाता है। तो यहां पर दोनों कट जाएंगे, तो अपने पास में टीबी इज इक्वल टू आ जाएगा, अगर टीबी को निकालना है तो 3/4 आएगा, और अगर टीए को निकालना है तो टीए इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा अपने पास टीए इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे, टाइम्स ऑफ टीबी। तो यही इसका आंसर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ऐसा सवाल जब भी आ जाए तो ये सब आपको अब नहीं करना। अगर एब्सोल्यूट स्केल लिखा हुआ है तो डायरेक्ट जो टेम्परेचर जितना रीड कर रहा है, जो स्केल जितना रीड कर रही है उससे डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। ए रीड करता है 400, बी रीड करता है 300, तुरंत ये रेशियो लिखो और डायरेक्ट आंसर। ठीक है, एक कॉपर की रॉड दे रखी है 88 सेंटीमीटर की, एंड एल्यूमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो उनकी रॉड की जो इंक्रीज इन लेंथ है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड कितनी हो जाएगी ये आपको बता देना। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं, नीट में भी रिसेंट ईयर्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इस सवाल के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। जब भी लिख दिया जाए कि जो चेंज इन लेंथ है रॉड के बीच का, अगर वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ जो है वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, तो फिर यहां पर हो जाएगा L1 अल्फा 1 और दूसरा हो जाएगा L2 अल्फा 2। तो मान लेते हैं एक तरफ कॉपर और एक तरफ एल्यूमिनियम। तो L एल्यूमिनियम
इंटू एल्फा एल्यूमिनियम बराबर हो जाएगा एल कॉपर और इंटू एल्फा कॉपर। तो इसको कैसे सॉल्व कर देंगे? कॉपर के लिए लेंथ दे रखी है 88 सेंटीमीटर, कॉपर के लिए लेंथ दे रखी है 88 सेंटीमीटर। यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, आंसर भी सेंटीमीटर में ही है तो इधर भी वही आ जाएगा। और इंटू एल्फा कॉपर हम लोग को गिवन है, एल्फा कॉपर ये लिखा बेटा, एल्फा कॉपर है 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 पर केल्विन। अब यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, उधर से भी और इधर से भी कट जाएगी। तो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम आपको बताना है और इंटू एल्फा एल्यूमिनियम जो है आपको गिवन है 2.2 और इंटू 10 की पावर माइनस का 5। तो 10 की पावर माइनस 5 मार दिए इधर से डेसिमल चमका दिए, 22 से 88 को काट दिए 4 बार और 17 इंटू 4 कर दिए तो 68 सेंटीमीटर। तो एल्यूमिनियम रॉड की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी? 68 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद एक एल्यूमिनियम की प्लेट है जिसका एरिया जिसकी लेंथ दे रखी है 100 सेंटीमीटर और लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। एल्यूमिनियम प्लेट ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ और 20 सेंटीमीटर ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई गिवन है दोनों की, 273 केल्विन पर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एट द 100 डिग्री सेल्सियस। तो 273 केल्विन से 100 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा जब इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे 373, डिफरेंस अगर देखोगे या इसी को 0 मान लो, ये डिग्री सेल्सियस में कितना है 0, तो 0 से 100 कितना चेंज आ रहा है टेम्परेचर का? 100 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा थीटा गिवन हो गया अपने पास 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये बताना है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ प्लेट क्या होगा। तो आप यहां से ये समझ सकते हो, आपको चेंज इन एरिया गिवन है तो पहले बीटा मिलेगा, चेंज इन एरिया की इक्वेशन लगाएंगे हम लोग, डेल्टा ए इज इक्वल्स टू बीटा ए डेल्टा थीटा। ठीक है, तो जब बीटा मिल जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तब आपके पास में अल्फा आएगा। लीनियर एक्सपेंशन बताना है यानी कि आपको अल्फा फाइंड आउट करना है। गलती बेटा एग्जाम में यही छोटी छोटी हो जाती है कि हमसे पूछा गया होता है अल्फा, लेकिन उस प्रेशर के टाइम पर हम लोगों ने क्या किया कि पहले बीटा को फाइंड किया और जैसे ही बीटा हमको मिला तुरंत हमने ऑप्शन देखा, हो सकता बाई चांस आपको ऑप्शन भी मिल गया, तुरंत लगा करके आगे बढ़ गए, है ना। तो इसलिए जिन चीजों को पूछा जाए वहां पर हाईलाइट करना आपको जल्दी से जरूरी है। और क्वेश्चन कुछ लोग बिल्कुल स्लो धीरे धीरे पढ़ रहे होते हैं, इससे काम नहीं चल रहा बेटा। क्वेश्चन पढ़ने की आपकी स्पीड एक अच्छी भली होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन पढ़ने की रफ्तार आपकी कम है तो ये मान के चलिए पक्का आप पेपर छोड़ करके आएंगे, है ना। जो नीट का पैटर्न चल रहा है, आप 2-4 साल से सुन रहे होंगे लेंदी पेपर आ रहा है, लेंदी पेपर आ रहा है, लेंदी नहीं आ रहा है। जो स्पीड इतनी कम कर रखी है आप लोगों ने कि बिल्कुल हल्के धीरे से एक सवाल मिल गया उसको घंटे भर ऐसे करके पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन मिलते ही उसको पढ़ने की रफ्तार तेज होनी चाहिए, है ना। हर क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम जल्दबाजी में ही पढ़ना और जल्दबाजी के साथ एक्यूरेसी भी बनानी है। अब लोग बोलेंगे जल्दबाजी पढ़ेंगे तो गलत पढ़ लेंगे, यही तो परीक्षा है भाई, इसमें दोनों काम आपको करने हैं, जल्दबाजी भी करनी है और एक्यूरेसी बना करके रखनी है। ठीक है, डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए डेल्टा थीटा। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए आपको गिवन है कितना? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारी यूनिट्स एकदम बढ़िया है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और एरिया यहां से आप देख लीजिए तो 100 और इंटू 20 तो कितना हो जाएगा? 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो पहले से था। और डेल्टा थीटा बेटा कितना हो गया? 100। तो अगर आप देखिए यहाँ से 2 से तो ये खाली 1000 बन रहा है, 3 0 इधर 2 0 इधर 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो नीचे आया 10 की पावर -5 प्लस का 5, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 की पावर -5। ठीक है, अब 10 की पावर -5 जो आपने देखा तो यहां पर ये ऑप्शन आपको मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये तो बीटा है। तो अल्फा जब पूछा जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू क्या करेंगे? बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो क्योंकि बीटा रहा 2 अल्फा, तो एक काम कर लेते इसको 10 इंटू 10 की पावर -6 लिख दीजिए। बात तो वही है ना, एक 0 बढ़ा है तो एक पावर माइनस में बढ़ा दिए और डिवाइड बाई 2, तो 2 से 10 को काट दिए, कितना आ गया? 5 इंटू 10 की पावर -6। और अल्फा है तो यूनिट क्या हो जाएगी? पर डिग्री सेल्सियस।
या पर केल्विन, कुछ भी लिख दीजिए। तो आंसर हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड गिवन है हम लोगों को, when the temperature is raised by the 30 डिग्री सेल्सियस, then which of the following statement is correct। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आप ये देख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है किसी लिक्विड का, जो कि आपको गिवन है अल्फा, जो गामा है वो पॉजिटिव है, ठीक है। गामा की वैल्यू कैसी दे रखी है, पॉजिटिव है, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है 30 डिग्री, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। तो यहाँ पर लिखा डेंसिटी इंक्रीज, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, बढ़ तो रही नहीं है। और फ्रैक्शनल इंक्रीज इन डेंसिटी, तो ये भी गलत हो गया। अब बचे अपने पास में दो ऑप्शन कि इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस लिखा हुआ है, और दूसरा लिखा फ्रैक्शनल डिक्रीज इन डेंसिटी इज इतना। तो बेटा ये कॉमन सेंस की बात है, एक ही सवाल में देखो डिक्रीज तो हो ही रहा है और डिक्रीज हो रहा है, ये कंफर्म है, लेकिन ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी कंफर्म नहीं है। अब एक ही सवाल में दो सही ऑप्शन तो दे नहीं सकता, इसलिए सबसे पहले कॉमन सेंस लगा करके आप इसको टिक कर दीजिएगा। और जिन लोग को फ्रैक्शनल डिक्रीज डेंसिटी का निकालना है वो डायरेक्ट ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेना, डेल्टा डी इज इक्वल टू डी और इंटू डेल्टा डी इज इक्वल टू, फ्रैक्शनल डिक्रीज लिखना है तो चाहो तो तुम लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। डेल्टा डी के लिए वॉल्यूम का जो चेंज हम लोगों ने लिखा होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा थीटा, तो यहाँ पर डेंसिटी के लिए क्या आ जाएगा, मास अपॉन में वॉल्यूम लिखा करते हैं हम लोग, या इस फार्मूले की अपेक्षा ये वाला ही लगाना आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। डेंसिटी डी इज इक्वल टू फाइनल वाली डेंसिटी बराबर जो पहले की डेंसिटी थी वो, और इनटू इधर हो जाता 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। तो जो प्लस था, क्योंकि एक्चुअल में अपॉन में जाता है, ऊपर जाएंगे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो माइनस आ जाता है यहाँ पर, इसकी वैल्यू को रख देंगे तो डी डैश बराबर जो फाइनल डेंसिटी है पहले वाली डेंसिटी और इनटू 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। तो चेंज इन डेंसिटी में इनिशियल से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास फ्रैक्शनल चेंज आएगा जो कि इसके बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। इसमें जो हमने बताया बेटा कि ये बात तो एकदम यथार्थ सत्य है कि डेंसिटी घट रही है, लेकिन अभी इसका भी हम लोग को अंदाजा नहीं है। अब एक ही क्वेश्चन में दो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए जो सच दिखाई पड़ रहा है सामने उसको टिक करके बस आगे बढ़ना है। अगला क्या है, एक वायर की लेंथ है 3 मीटर, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको आपको कैलकुलेट थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। इसमें दो काम है, आपको पता है कि अगर किसी वायर में वेट लटका दिया जाता है तो वेट लटकाने से उसकी लेंथ में इंक्रीज हो जाता है, यंग्स मॉडुलस में आपने पढ़ा होगा। दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ पर आपके पास 10 kg का ब्लॉक लटका दिया जाता है और इसकी लंबाई ऑलरेडी गिवन है कितनी, 3 मीटर, और इसकी जो डायमीटर दे रखा है वो 1 मिलीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग को रेडियस पर आना पड़ेगा, तो 0.5 मिलीमीटर है तो 10⁻³ मीटर, ये डायमीटर हम लोगों ने इसका बना लिया, सॉरी रेडियस। और जैसे ही आपको रेडियस मिल जाएगी तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जहां पर जरूरत पड़ेगी तो πr² अभी हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। ये यंग्स मॉडुलस में ही जरूरत पड़ेगी। तो जरा बताओ यहाँ पर चेंज इन लेंथ का फार्मूला क्या होता है, जिन लोग को नहीं पता ये याद कर लो, y इज इक्वल टू FL अपॉन A डेल्टा L, फल बटे आलू, फल बटे आलू। y इज इक्वल टू FL अपॉन A डेल्टा L, जो तो डेल्टा L चेंज इन लेंथ हम लोग को पता करना, तो क्या हो जाएगा FL डिवाइडेड बाई AY। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम पड़ सकता है, भी देखते हैं। FL अपॉन में AY लिख दिया हम लोगों ने, तो फोर्स जो है वो कितना है 10 kg है, तो 10 इंटू जी कर देंगे mg, और लेंथ 3 मीटर है, डिवाइड कर देंगे एरिया से πr², तो पाई की वैल्यू 3.14, और r का स्क्वायर करेंगे तो 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.25, और 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁶। तो ये हो गया πr², और इंटू यंग्स मॉडुलस वायर का कितना गिवन है 2 इंटू 10⁻11, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻11। ये हो गया बेटा यंग्स मॉडुलस। अब जरा देखो ध्यान से कि क्या क्या बन रहा है। एक काम कर लेते, थोड़ा अप्रॉक्स में काम करते, 3.14 को इधर से काट करके 1 ही मान ले रहे हैं। 25 का जो डेसिमल है उसको अगर हम लोग ने हटा दिया तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा 10⁻⁻6 और इधर क्या है प्लस का 11 है, तो प्लस का 11 और माइनस का 6, तो यहाँ पर प्लस का 5 बच रहा है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर हो जाएगा -5।
ऊपर जाकर के हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 5। 6 और 5 11, इधर बन रहा है प्लस का 5, ऊपर गया तो माइनस का 5। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया है, इधर लिखा है 25 और ऊपर लिखा हुआ है 10 की पावर जो माइनस 5। अगर आप देखो तो ये सारे के सारे जीरो, दो अगर हटा दो तो यहाँ से माइनस का प्लस का 2 और आ जाएगा। दो प्लस के जीरो हटा दिए तो 10 की पावर प्लस का माइनस का 3 बचा रह जाएगा। तो ये 100 जो लिखा था इसको चाहो तो 25 से पहले काट दो, 4 बार कट गया। 2 से काट दिया तो 2 बार कट गया, और तो कुछ इसमें बचा नहीं रह गया। तो अपने पास बचा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा 2 मिलीमीटर। इसको इतना जो है यहां पर पहले हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल होता है। डेल्टा एल को एक साइड किया, f की जगह पर mg पुट किया, एक एक करके देख लीजिएगा। और लेंथ जो है यहाँ पर 3 मीटर गिवन थी, फिर पाई की वैल्यू को रखा 3 से, इसको लगभग लगभग एक काट लिया हम लोगों ने, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा चेंज इसमें नहीं आने वाला है, पावर माइनस 3 में भी चल रही है इसलिए। अब दूसरा पार्ट इसी में क्या गिवन है कि टेम्परेचर पहले कितना हुआ करता था 30 डिग्री, तब इसकी लेंथ कितनी थी 3 मीटर। और जब आप इसी को लेकर के जाओगे माइनस 170 पर, तो बेटा जैसे ही टेम्परेचर घटाओगे ये कंप्रेस हो जाएगा। तो बताओ इस वेट के लटकाने से इसकी लेंथ बढ़ गई, और जैसे ही आप इसको कूलिंग करोगे तो कूलिंग करने से लंबाई घटेगी। तो दो काम एक साथ हो रहे हैं, कूलिंग करने से लंबाई घट रही है और वेट लटकाने से लेंथ बढ़ रही थी। अब चेक करना पड़ेगा दोनों में से कौन सा काम ज्यादा हो रहा है। तो थर्मल एक्सपेंशन वाला फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा एल की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। एल लेंथ पहले से 3 मीटर थी, अल्फा की वैल्यू गिवन है आपको 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। और डेल्टा थीटा बेटा 30 पहले था, अब माइनस 170 हो गया, तो 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 170, यानी कि 200, और वो भी माइनस का। ठीक है, तो टेम्परेचर का चेंज जो यहां पर जा रहा है वो निगेटिव में है, तो इसको माइनस का 200 आप रखिएगा। माइनस इसलिए कर दे रहे हैं जिससे आपको ये पता चल जाए डेल्टा एल निगेटिव क्वांटिटी है, मींस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसमें डेल्टा एल पॉजिटिव आया था, मींस एक्सपेंड हुआ है, और यहां पर कंप्रेस हो रहा है। तो डेल्टा एल माइनस का 3 इंटू 1.2 यानी कि 3.6। कैलकुलेशन बेटा थोड़ी सी ज्यादा है एक दो क्वेश्चंस में, तो उसको थोड़ा अपने मन से भी करते चलना। 10 की पावर माइनस 5 इधर है, और इनटू इधर कितना लिखा हुआ है, माइनस तो उधर लिए ही गए 200। तो बेटा फिर से 2 जीरो इधर से हटा दो और इसको और मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 7.2 और इनटू कितना हो गया 10 की पावर माइनस 3, और माइनस 3 को हम लोग लिख सकते हैं मिली, तो ये हो गया माइनस का 7.2 मिलीमीटर। अब आप यहां से देखिएगा जरा, ये लंबाई इतनी घट गई, 7.2 घटा है और 2 मिलीमीटर बढ़ा है। तो अब जरा घटे और बढ़े दोनों को जोड़ दिया जाए, तो यहां पर ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है, यानी कि कंप्रेशन ज्यादा हुआ है और एक्सपेंशन कम हुआ है। तो रिजल्टेंट वायर में क्या हो गया, कंप्रेशन, इसलिए अल्टीमेट साइन किसका आएगा, निगेटिव का। तो 7 में से 2 चला गया तो क्या बचेगा, -5। तो डेल्टा एल इफेक्टिव जो अपने पास बनेगा वो हो जाएगा माइनस का 5.2 मिलीमीटर। तो यहां पर अपने पास में यही ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा, 5.3 मिलीमीटर गिवन है। हाँ, यह 52 लिखा है, पॉइंट होता तो ये ज्यादा एक्यूरेट हो जाता पास में। तो 5.2 मिलीमीटर। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। लंबाई जो है दो तरीके से चेंज हो रही है, एक जगह से बढ़ रही है और एक जगह से घट रही है। तो टेम्परेचर जब आप घटाएंगे तो मेटल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, तो स्टील वायर जो है वो छोटा हो जा रहा है। और दूसरे साइड में क्या हो रहा है कि स्ट्रेच किया जा रहा है, वेट लटका करके थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। तो यहां पर एक्सपेंशन कम हुआ और कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हुआ, कंप्रेशन ज्यादा हुआ, इसलिए इफेक्टिवली वायर की लंबाई घट जाएगी। नेक्स्ट, एक लिक्विड है जिसको हीट किया जा रहा 353 केल्विन तक। अब बेटा ये वाला जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 पीछे था वही सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ही था शायद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो था यहाँ पर बस वही सेम क्वेश्चन है। इसमें एक टेम्परेचर इन लोगों ने यहाँ पर मिस हुआ है क्वेश्चन में। तो
आप उसी क्वेश्चन को मानते हुए इसका सॉल्यूशन वहीं से देख लिए, सेम क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन भी जो है 2.5 10⁻⁴ ही करेक्ट आ रहा है। तो चाहे तो बता दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन जो है आपको कॉमन में मिल जाएगा। तो एक जो यहाँ पर डाटा था उसमें लिखा हुआ था 273, वो नहीं लिखा हुआ है क्योंकि टेम्परेचर का चेंज जब यहाँ पर 80 लिया जाएगा तभी ये वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा, अदरवाइज फिर नहीं होगा। इसमें हम लोग मान नहीं सकते ना कि कहाँ से टेम्परेचर राइज किया गया। नेक्स्ट अपने पास में एक ब्रास की शीट है जो कि अभी 10 डिग्री सेल्सियस पर है और थिन स्टील शीट है 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो दो शीट है, एक ब्रास की और एक स्टील की है, एक ब्रास की और एक स्टील की है। तो ब्रास वाले में बी लिख दिया, स्टील वाले में एस लिख दिया। ये है 10 डिग्री सेल्सियस पर और ये वाली है 20 डिग्री सेल्सियस पर। अब वो ये कह रहा है कि सेम सरफेस एरिया, दोनों का एरिया अभी जो है वो सेम है, सरफेस एरिया भी दोनों के लिए सेम है। अब कह रहा है कि कॉमन टेम्परेचर एट विच बोथ वुड हैव द सेम एरिया। अब ऐसा, अभी आप देख रहे हो कि एरिया सेम तो है लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट है, तो वो कह रहा है ऐसा कौन सा टेम्परेचर हो सकता है जिस टेम्परेचर पर दोनों का एरिया सेम हो जाए। तो इसका मतलब आपको एक ऐसे टेम्परेचर पर जाना है जिसके चेंज पर यहां से चेंज अलग आएगा और टेम्परेचर का चेंज यहां से अलग आएगा। आपको एक ऐसे टेम्परेचर पर जाना है कि जहां से डेल्टा थीटा 1 और डेल्टा थीटा 2 दो डिफरेंट चेंजेस पर भी एरिया का जो चेंज है वो सेम हो जाए। बेटा बराबर एरिया कब रहेगा? अभी तो दोनों का बराबर है। कोई दो लोग अभी अगर इक्वल हैं और बढ़ने या घटने के बाद भी इक्वल रहे, इसका मतलब जो उनमें इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो भी सेम अमाउंट से हुआ है। तो यहां पर जो चेंज इन एरिया आएगा दोनों का सेम होना चाहिए। लेकिन बेटा डेल्टा थीटा सेम नहीं होगा क्योंकि एक 10 से वहां तक जाएगा और एक 20 से वहां तक जाएगा। तो डेल्टा थीटा तो दोनों का कुछ ना कुछ डिफरेंट रहेगा ही। तो वही टेम्परेचर आपको बता देना। तो अभी फिलहाल हम इसको क्या मान लें? थीटा मान लें। तो यहां पर अब आप दोनों के एरिया को सेम करा दीजिए। डेल्टा A1 बराबर डेल्टा A2 लिख दिया हमने। डेल्टा A1 का फॉर्मूला क्या लगेगा? A1 बीटा डेल्टा थीटा 1 और बराबर A2 बीटा 2 डेल्टा थीटा 2। ठीक है, तो यहां से सारी चीजें जो है, इनिशियल एरिया जो है बेटा दोनों का सेम है, इसलिए A1 और A2 दोनों इक्वल हो गए तो हट गया। अब बचा अपने पास खाली बीटा 1 और इस डेल्टा थीटा को हम लोग लिख सकते हैं थीटा 1 माइनस थीटा, थीटा 1 माइनस थीटा, और बराबर इस वाले को लिख सकते हैं बीटा 2 और इस वाले को लिखा जा सकता है बेटा थीटा 2 माइनस थीटा। तो अपने पास अंदर बचेगा केवल बीटा 1 इंटू थीटा 1 माइनस बीटा 1 इंटू थीटा 1 माइनस बीटा 1 इंटू थीटा बराबर इधर आ जाएगा बीटा 2। या ठीक है, वैल्यूज रख लीजिए यहां पर तो ज्यादा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वैल्यूज रखने के बाद काम थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा, तो वही कर लेते हैं। बीटा की और इन सब की वैल्यूज को रख लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कैलकुलेटिव बनाएंगे फिर अभी उसमें वैल्यूज रखेंगे और लेंदी होगा। तो बीटा की वैल्यू दोनों के लिए लीनियर एक्सपेंशन गिवन। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ना करें तो चलेगा काम। इधर भी बीटा लिखा, उधर भी बीटा लिखा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, उधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ना करो, काम चल जाएगा फिर भी। तो लिख दिया हम लोगों ने 2 नहीं लिख रहे हैं, अब डायरेक्ट बीटा की जगह हम लोग अल्फा इस्तेमाल कर ले रहे हैं। कारण क्या है? दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पहले इस साइड को हम लोग मान ले रहे हैं ब्रास और इस वाली साइड को हम लोग मान ले रहे हैं स्टील। तो ब्रास के लिए अलग करना है, स्टील के लिए अलग करना है। तो ब्रास के लिए क्या गिवन है? ब्रास के लिए है 19 इंटू 10⁻⁻6 कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर ब्रास एंड स्टील। तो ब्रास के लिए 19 इंटू 10⁻⁶। थीटा 1 पहले वाले का ब्रास का कितना था? 10 माइनस थीटा और इज इक्वल्स टू बीटा 2 दूसरे वाले के लिए कितना गिवन है? 11 इंटू 10⁻⁻6 और इधर हम लोगों ने लिख दिया 20 माइनस थीटा। ठीक है, तो -6 से -6 ये कैंसिल हो गया, तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 190 माइनस 19 थीटा इज इक्वल्स टू 11 इंटू 20 कर दिया, कितना हो जाएगा? 220
माइनस 11 थीटा। 19 थीटा उधर ले जाओगे तो प्लस के हो जाएंगे, 19 में से 11 चले गए, कितने बचे? 11 और 8, तो इधर अपने पास बचा हुआ 8 थीटा। 220 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 220 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 220 और प्लस का है भैया 190। 190 और 220 कितना हो गया? 10 इधर 20 उधर, माइनस का 30 इज इक्वल टू 8 थीटा। तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू 8 से डिवाइड कर देंगे 15/4, ये भी कर सकते हो 15/4, 4 से डिवाइड कर दी, 4 3 12, माइनस का 3.12 और 3 15, 7 बार जाएगा फिर 5 बार जाएगा, तो माइनस का 3.75 डिग्री। ये फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाँ, इस चीज को अगर आगे बढ़ाते फॉर्मूला बना लेते, अगर किसी को लग रहा है जनरल फार्मूला बनाना है तो यहाँ से इसको आगे बढ़ा करके एक जनरल फार्मूला बन करके आ जाएगा। एक ब्रास की शीट है और दूसरी शीट थी एल्यूमिनियम की, दोनों का सरफेस एरिया पहले सेम था, इसलिए दोनों साइड का एरिया कट गया, और थर्मल एक्सपेंशन दोनों के गिवन थे, बीटा दिए गए थे अल्फा, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि पता है कि दोनों साइड बीटा है तो 2 का मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, तो यहां पर भैया पैसा मिला है, शॉपिंग पे चलना है, 22,320 रुपए मिला हुआ है। 22,320 हीट दी जा रही है, इतने कैलोरी किसको? 100 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो जरा इसको ले करके चलो, इससे पूछो भाई कहाँ तक चल सकते हो, जरा चलना शुरू करो। तो भैया अपनी देखो, अब हम लोग को चलना है शॉपिंग करने, और शॉपिंग में बजट मिला है 22,320। खर्चा आपको संभाल संभाल के करना है, कहां पर कितना खर्च हमको करना है डिसाइड करके रखना है। एक छोटी सी बात, जैसे कि अगर मेरे पास अभी 50 रुपए पड़े हुए, पहला सामान हमको 20 रुपए का दिखाई पड़ा तो हम वो सामान उठा लेंगे। अगला सामान, तो 20 रुपए का सामान लेने के बाद 30 बचे, मान लो अगला सामान 70 रुपए का है, तो क्या वो पूरा सामान हम खरीद पाएंगे? नहीं। तो फिर उससे रेट पूछेंगे, भैया क्या रेट है, क्या क्या भाव मिल रहा है। तो उसने अगर बोल दिया कि मान लो 70 रुपए किलो चल रहा है, अब हम देखेंगे मेरे पास कितना बचा हुआ है, खाली 30 रुपए, तो हम बोलेंगे भैया हम पूरा 1 किलो नहीं ले पाएंगे, हमको 30 रुपए का ये पैक कर दो। समझ पाए? तो हीट जितनी बचेगी उसी के हिसाब से इधर काम करना है। सबसे पहले देखिए आपके पास में क्या है, 100 ग्राम। इन क्वेश्चन से बड़े बच्चों को डाउट रहते हैं, जबकि सबसे इजी है बेटा, कुछ भी नहीं करना है, एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस में जितनी एनर्जी आपको मिली हुई है, हीट गिवन बराबर हीट टेकन, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो 100 ग्राम आइस है अपने पास में, और कितने टेम्परेचर पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। कितनी हीट मिली है? 22,320 कैलोरी। तो अभी इससे मतलब नहीं है ना, अभी पैसे कितने उससे क्या मतलब, चीज तो देखो चल के खरीदने पे मिल कितने की रही है। तो सबसे पहला काम बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस क्या करेगी? जैसे ही हीट मिलेगी सबसे पहले पिघलना शुरू कर देगी, तो हीट क्या लगेगी? Q इज इक्वल टू ml लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहां पर अगर आप इसको चेक करेंगे तो मास है 100 और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना हो गया? 80। तो आपको टोटल मिल गया यहां से 8000 कैलोरी। बहुत पैसा मिल गया यार, 22,320। अभी खर्चा कितना हुआ? खाली 8,000 कैलोरी। तो अभी तो हम लोग और शॉपिंग कर सकते हैं। तो अभी जरा बताओ कहां पर पहुंचे हुए हो? 100 ग्राम आइस जो थी, अब वो 100 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है 0 डिग्री सेल्सियस के। अब जब इसको हम लोग हीट दोबारा देंगे तो बताइए नेक्स्ट पार्ट में ये वाली हीट क्या करेगी? टेम्परेचर राइज कराएगी। तो चलो टेम्परेचर राइज कराते हैं, पूछते जरा। तो अब हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेंगे 100 डिग्री सेल्सियस की तरफ, तो फार्मूला लग जाएगा ms डेल्टा थीटा mc डेल्टा थीटा, कुछ भी आप जो सही लगे। तो मास से 100, c हो गया 1 और डेल्टा थीटा हो गया 100। तो अभी कितना खर्चा हुआ? 10,000 रुपए। अब टोटल खर्चा कितना हो गया? 18,000। अभी भी काफी ज्यादा था यार, 22,320 था। तो हमने पूछा है ठीक है, अब तक तो इतना तुम्हारे पास खर्चा हो ही रहा है। तुमने बोला अभी तक तो छोटे मोटे खर्चे थे, अब बड़ा खर्चा तो अब आने वाला है। तो बड़ा खर्चा जरा बताओ कौन सा होता है बेटा? वेपराइजेशन में बड़ा खर्चा होता है, 540 कैलोरी ये ले जाता है 1 ग्राम अकेला। तो अब आप कॉमन सेंस से ये सोचो, क्या 100 ग्राम को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए? तो 100 ग्राम को अगर हम पूरा स्टीम में कन्वर्ट करा दें तो टोटल हीट हमको चाहिए 54,000।
इतनी तो हमको स्टार्टिंग में भी नहीं मिली थी। इसका मतलब ये जो हीट का अमाउंट है ये तो खाली अगर 100 डिग्री पर भी होता तो भी पूरा एवेपोरेट नहीं करा सकता था या वेपराइज नहीं करा सकता था। तो इसके लिए अब आपको यहां पर ये सोचना पड़ेगा कि अब कितना हीट मेरे पास बचा रह गया है। अब तक का खर्चा जल्दी से बताओ बेटा कितना हुआ, 18,000, और मिला कितना था, 22,320 कैलोरी। तो इसमें से अगर निकाल दिया जाए तो 0 2 3 8 और 4, 8 और 4 12, 8 और 4 हो गया, तो 8 और 4 12, तो 4,320 कैलोरी हीट जो है वो आपको यहाँ पर बची रह गई है। ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि भैया पूरी की पूरे अमाउंट को ये वेपराइज नहीं करा सकता, बल्कि पूरे को तो छोड़ दो, बहुत कम भी नहीं करा पाएगा, क्योंकि 540 1 ग्राम के लिए चाहिए यार। तो 540 से अगर इसमें डिवाइड कर दो तो आपको ये मिल जाएगा कि कितना अमाउंट अभी वेपराइज हो पाएगा। तो बोलो अब इसी बची हुई हीट से क्या होगा, वेपराइजेशन होगा। तो क्या लगा दिया, Q इज इक्वल टू M लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो लगा दिया 4320 इज इक्वल टू मास निकालेंगे, लेटेंट हीट कितनी है 540, इससे डिवाइड कर देंगे। ये पूरा पूरा बेटा 8 बार डिवाइड जा रहा है। तो ये बताओ 8 ग्राम जो है, ये 8 ग्राम जो स्टीम है वो 8 ग्राम बन जाएगी। तो जो वाटर जो है वो कितना बचा हुआ है, तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना बचेगा बेटा, 100 ग्राम में से 8 ग्राम चला गया, तो आपके पास वाटर बचा है 92 ग्राम। जो लोग नहीं समझ पाए एक बार बेटा जल्दी से देख लो, 100 ग्राम आइस थी। सबसे पहले जैसे ही आप इसको हीट दोगे, सबसे पहला काम क्या होगा, मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। मेल्टिंग में टोटल हमको अमाउंट चाहिए 8,000, अपने पास पैसा ज्यादा था तो हमने कहा अगला काम फिर से करा देते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस से हम ले आए, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस से हम ले आए 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमको हमारा खर्चा हो गया 10,000 कैलोरी का। अब टोटल खर्चा अपना अच्छा भला हो चुका है, 18,000 खर्च हो गया और मिला था 22,320। तो बचा कितना, अभी भी अपने पास में हीट बची है। लेकिन ये बेटा कॉमन सेंस की थोड़ी सी बात है कि 540 कैलोरी हमें चाहिए 1 ग्राम के लिए, तो अगर 100 ग्राम के लिए तो चाहिए होगा तो 54,000 कैलोरी चाहिए लगभग, है ना। तो इतना अपने पास नहीं है। तो अब इससे पूछो कि बेटा तुम ये बताओ कि इतने खर्चे में से तुम कितना अमाउंट को वेपराइज करा पाओगे। तो यहां से फार्मूला लगा दिया Q इज इक्वल टू ML, तो यहां से आपको M मिल जाएगा 8 ग्राम। अब आप ये बता दो कि जो 8 ग्राम जो था वो स्टीम बन गया, तो 100 में से 8 चला गया, तो अपने पास 92 ग्राम वाटर बचा रहेगा। इसके बाद जरा देखिए नेक्स्ट, रेज फ्रॉम द सन आर फोकस्ड बाय अ लेंस ऑफ डायमीटर। ये सवाल ऐसा लिख दिया गया है कि ऐसा लग रहा है अरे यार इसमें रे ऑप्टिक्स भी आ गई है क्या, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सवाल पहले पूरा पढ़ लिया करो, और जब पूरा पढ़ लिया जाता है तो उसमें जो जो आपको समझ में आता जाए पहले लिखते चले जाओ उसको। और सबसे पहले तो ये पहचान लो हम लोग को निकालना क्या है, ठीक है। तो सन से जो रेज आ रही थी वो सबसे पहले आप ये समझिए कि अपने पास में एक हैंड लेंस, जिससे हम लोग स्कूल के फट्टे जलाते थे, तो वो हैंड लेंस लिया हम लोगों ने, और उसका डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। बताओ कितना डायमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। इससे हम लोगों ने इनको फोकस करा दिए जिससे एक ही पॉइंट पर गिरने लगे। यहां पर हम लोगों ने बर्फ रख रखी है, तो बर्फ का जो अमाउंट है वो यहां से मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, और बोल रहा है कि 10 ग्राम बर्फ जो है वो 20 मिनट में पिघल जा रही है। तो जरा ये बता दो कि बर्फ ने कितनी हीट ले ली। तो Q इज इक्वल टू ML, मास कितना है 10 ग्राम, लेटेंट हीट कितना है 80। तो टोटल बर्फ ने अब तक कितनी हीट की रिक्वायरमेंट करी है, 800 कैलोरी। इसका मतलब इस सनग्लास से होते हुए, सनग्लास नहीं, जो अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है उससे होते हुए 800 कैलोरी की हीट पास हो गई, क्योंकि 10 ग्राम बर्फ मेल्ट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इतने एरिया से इतनी अमाउंट ऑफ हीट कितनी देर में, 20 मिनट में निकल गई। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इस सवाल में क्या करना है। बेटा जो इसमें लिखा है तुम्हें वही करना है। बोलता जा रहा है कि हीट बता दो कितनी पहुंच रही है धरती पर मिनट। तो मिनट तो आपको पता है 20 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में कितना, 20 से डिवाइड होना है। और पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो भैया रेडियस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो खुद ही पर स्क्वायर सेंटीमीटर पूछ रहा है। तो एरिया इसका हो जाएगा 3.14 और इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 2.5 का स्क्वायर कर देंगे, 2.5 का स्क्वायर।
तो अपने पास का एरिया आ गया बेटा 3.14 और इंटू 6.25 625। ये एरिया अपने पास किस यूनिट में आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब अपना जो क्वेश्चन है बस रखते चले जाओ। आपसे पूछा गया है एक फैक्टर, इसको अभी एक्स मान लो फिलहाल, हालांकि ये इंटेंसिटी होती है अमाउंट ऑफ हीट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, लेकिन अभी इसको एक्स मान लो। तो एक्स में जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या पूछ रहा है कि बताओ कितनी हीट रीच कर रही है अर्थ पर मिनट पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यानी कि अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। तो आपको जो हीट पता है कितनी पता है? 800 कैलोरी। वो पर यूनिट टाइम गई हुई है या फिर 20 मिनट में गई है? तो लिख दिया भैया 20 मिनट में गई है। सेकंड में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमको मिनट में ही बताना है। और टाइम तो लिख दिया 20 मिनट। एरिया कितना है? 3.14 और इनटू हो जाएगा 6.25। ये इसका हम लोगों ने एरिया लिख दिया। इसको बेटा थोड़ा सा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। 6.25 लिखा हुआ, डेसिमल हटा दिया, ऊपर 100 लिख दिया, 25 से काट दिया, 25 से 25 बार कटेगा और ये वाला 25 से 4 बार कटेगा। 25 से एक जीरो अगर ये वाला हटा दिया जाए तो चलो 5 से ही इसको काट देते हैं पहले। 5 से काट दिया 5 बार और 5 से इसको काट दिया 16 बार। तो अभी जरा इधर लिख देते हैं क्या क्या बचा रह गया। ऊपर बचा है 16 इंटू, पहले 2 से इधर 4 को भी काट ले रहे, तो इधर बचा 2, तो 16 इंटू 2 क्या? डायरेक्ट 32 बचा हुआ अपने पास। तो इधर हम लोगों ने लिख दिया 32 और डिवाइडेड बाई 3.14 भी लिखा और नीचे 5 भी लिखा हुआ है। तो 32 और इंटू 3.14 इंटू 5, 3.14 है इंटू लिखा हुआ 5, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर दो। तो 32 डिवाइडेड बाई, या चाहो तो पहले 5 से काट ही लो। देखो मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, तो कैलकुलेशन करने का मतलब होता है सरल करना, और मल्टीप्लाई करना मतलब होता है बढ़ाना। तो जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा पहले डिवाइड ही करते चले जाओ। तो अगर इसको इससे डिवाइड कर दिया हम लोगों ने तो 6 बार जाएगा 30 और 2 32 हुआ इधर, फिर उसके बाद में 2 हो गया। अब अगर इस वाले 4 को थोड़ी देर के लिए हम काट दें यहां से, क्यों काटते भाई? मेरा मन, काटेंगे हम इसको। तो हमने हटा दिया इसको 4 को, 3.1 6.2 हमको दिख गया ना कुछ, तो काट दिया हमने, तो डबल हो गया जस्ट। तो अप्रॉक्स अगर आप देखिए तो 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें हीट का सवाल बताओ बेटा कहां तक था? हीट का सवाल ये था कि इस लेंस से 10 ग्राम बर्फ 20 मिनट में पिघल रही है, तो बस हमको बर्फ पिघलाने के लिए हीट निकालनी थी Q = ml से। बाकी सोच रहे हो कि अच्छा फिर लगेगा कैसे? बेटा कभी कभी सवाल पढ़ा जाता है, सवाल में ही उसका पूरा जवाब लिखा होता है। इसमें जो उसने बोला वही हमने कर दिया। उसने बोला हमें अमाउंट ऑफ हीट बताओ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो हमने हीट अपॉन एरिया अपॉन टाइम कर दिया, सॉल्व हो गया। ठीक, अगले सवाल पर आइए। Certain amount of heat is given to 100 gram of the copper to increase the temperature by 21 डिग्री सेल्सियस। तो अपने पास एक कॉपर का टुकड़ा है और एक जिसका टेम्परेचर हम लोग को 21 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, इसका मास कितना है? 100 ग्राम। तो बोल रहा है कि बताओ, इधर हमारे पास 50 ग्राम वाटर है, 50 ग्राम वाटर है, तो एक तरफ हमारे पास 50 ग्राम वाटर है और एक तरफ हमारे पास 100 ग्राम कॉपर है। तो पूछा ये जा रहा है कि बताओ राइज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा वाटर में, जितनी हीट इसका टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए इसको दी गई है, अगर वही सेम हीट इसको दे दी जाती तो क्या दिक्कत है? क्या ये निकाल पाओगे कि 100 ग्राम कॉपर का 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट दी गई? तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट है वही उसके इक्वल करा देना है, तो बस इसका टेम्परेचर चेंज मिल जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देंगे m1c1 डेल्टा थीटा 1 बराबर m2c2 डेल्टा थीटा 2, यानी कि हीट का अमाउंट दोनों साइड आपको सेम रखना है। तो मास जो है इधर अपने पास कितना था? 100 ग्राम है, और C की वैल्यू दोनों तरफ आपको गिवन है। कॉपर के लिए कितना था? 400 और इनटू डेल्टा थीटा बेटा कितना है? 21 डिग्री सेल्सियस बराबर m2 इधर कितना था? 50, और C2 की वैल्यू वाटर के लिए हो जाती है 1, नहीं लिखेंगे क्योंकि
अपना आंसर जो है हम लोग को दूसरे में लेकर के चलना है, 4200 जूल लेकर के चलेंगे, 4200 जूल। और डेल्टा थीटा इसके लिए हम लोग को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो चलो काटते पीटते हैं, 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया, 50 ने 100 को मार दिया, 2 बचा। और अपने पास में इधर और क्या बच रहा है, 42 टाइम्स ऑफ डेल्टा थीटा, और इधर लिखा है 21 इंटू, लिखा है 2 इंटू, लिखा है 4। 21 का डबल कर दो तो 42 हो जाता है, तो 21 इंटू 2 बराबर 42, तो डेल्टा थीटा बराबर कितना आ गया, 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब आप ये समझ रहे हो कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी ज्यादा है, उतनी हीट बेचारा कॉपर पाकर के 21 डिग्री बढ़ गया, वो भी 100 ग्राम कॉपर, और वाटर अकेला आधा है उसके अमाउंट का, और फिर भी सारी हीट झेल गया, और टेम्परेचर खाली कितना बढ़ने दिया, 4 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए वाटर को एज अ कूलेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि देख रहे हो 100 ग्राम कॉपर के पास जो एनर्जी थी, बेचारा 50 ग्राम पानी ने उसके बराबर ठंडा कर दिया, 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अगला जरा देखिएगा, दो थिन रॉड हैं जिनकी लेंथ है L1 और L2, सर्टेन टेम्परेचर्स आर ज्वाइंट ईच अदर एंड टू एंड द, तो कंपोजिट रॉड का आपको अल्फा बताना है, नोट्स में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। कंपोजिट रॉड का मतलब होता है कि दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से मिलाकर के हम लोगों ने बना दिया है, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला बेटा लगा दो। चलो अच्छा बता दे रहे हैं, यहां पर क्या होता है, पहले वाले के लिए लंबाई L1, दूसरे के लिए लंबाई L2, इसका अल्फा 1, इसका अल्फा 2, और टेम्परेचर चेंज जो है, राइज इन टेम्परेचर दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो पूरी रॉड की लेंथ अगर लिखा जाए, टोटल चेंज इन लेंथ कितना आएगा, तो जो पहले का चेंज हुआ डेल्टा L1 और प्लस डेल्टा L2, ये रॉड थी दो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पहली रॉड का चेंज मान लेते हैं डेल्टा L1 आया, दूसरे का चेंज मान लेते हैं डेल्टा L2 आया, तो ओवरऑल रॉड का चेंज कितना आया, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। डेल्टा L बराबर क्या लिखा जाएगा, L1 प्लस L2, इनिशियल लेंथ डेल्टा L पूरी रॉड के लिए, लंबाई कितनी लेंगे, L1 प्लस L2, अल्फा कंपोजिट, और डेल्टा थीटा। पहले वाले के लिए क्या लोगे भैया, L1 फर्स्ट वाली रॉड के लिए लेना पड़ेगा L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, और सेकेंड रॉड के लिए लेना पड़ेगा L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा पूरे में सेम है, कॉमन लेकर के मार दिया, तो अल्फा कंपोजिट रॉड डायरेक्ट आंसर आ गया अपने पास, L1 अल्फा 1 और प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन में L1 प्लस L2। ये फार्मूला आपको बेटा जरूर याद रखना है कंपोजिट रॉड के लिए। और एक दूसरा अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन कराया था कि दो रॉड हैं और इनकी चेंज इन लेंथ अगर टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट हो जाए, तो इसका L1 इसका अल्फा 1 और इसका L2 इसका अल्फा 2, तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला याद रखना है, L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2। और इस वाले क्वेश्चन के लिए यहाँ पर कंपोजिट रॉड का जो अल्फा निकालेंगे, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन में L1 प्लस L2। नेक्स्ट, 7500 कैलोरी हीट दी जा रही है 100 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो बताना लेटेंट हीट दी गई है हम लोगों को, तो ये बताना है कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना हो जाएगा। फिर से वही बात है, पैसा मिला है खर्चा करना है। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है अपने पास में, 100 ग्राम आइस अपने पास में 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है, तो जरा ये बताइए जल्दी से कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है इसको कंप्लीट मेल्टिंग के लिए। 100 और इंटू 80 अभी भी निकाला था, 8000 कैलोरी। कितना दिया गया है, 7500 कैलोरी। तो जरा ये बताओ कि 100 ग्राम आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रखी हुई है, और हीट केवल कितनी दी जा रही, 7500। और पहला स्टेप हुआ मेल्टिंग का, तो कंप्लीट मेल्टिंग के लिए कितनी चाहिए, 8000। मिल कितनी रही है, 7500। जब पूरी बर्फ जब तक नहीं पिघल पाएगी तब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, तो टेम्परेचर इसका कितना बना रह जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो आगे की पूरी कहानी बेकार हो गई है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन। तो ये बता भैया, वेपराइज तो तब करेगी ना जब पहले पूरी पिघल जाए, फिर टेम्परेचर बढ़ जाए, फिर उसके बाद कहीं बॉइलिंग का नंबर आएगा, वेपराइजेशन का नंबर आएगा। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर यहां पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर ये था 47। इसके बाद जरा देखिएगा अगला, इसका जरा आंसर एक बार मैच कर लो, 47 का, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 48।
What fraction of the volume of a glass flask must be filled with the mercury so that the volume of the empty space may be the same at all temperatures? तो इसके लिए जो है एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहले तो आपको ये थोड़ा सा थ्योरी वाला पॉइंट है, उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको भी समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ जा रही है। ये बताओ बेटा, लिक्विड जहां तक भरा हुआ है वो, या मरकरी जहां तक भरी हुई है उसका वॉल्यूम हम लोगों ने स्मॉल v मान लिया, और जो कंटेनर है उसका कंप्लीट वॉल्यूम हम लोगों ने कैपिटल V मान लिया। अगर आपकी मर्जी हो तो चाहो तो ये मान लो VL और V कंटेनर, वो ज्यादा ठीक रहेगा। V कंटेनर और V लिक्विड, इसको हम लोगों ने मान लिया। तो एक तरफ हो गया V लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और एक हो गया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। गामा लिक्विड अलग है, गामा कंटेनर अलग है। ये वाला जो वॉल्यूम जो खाली यहां पर पड़ा हुआ है, वो ये कह रहा है कि इसमें कोई चेंज ना आए। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना चेंज इन वॉल्यूम इस वाले लिक्विड का हो रहा है, उतना ही वॉल्यूम का चेंज किसका होना चाहिए, कंटेनर का। ऐसा, और टेम्परेचर राइज दोनों के लिए सेम है, डेल्टा थीटा कट जाएगा, तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा V लिक्विड इंटू गामा कंटेनर बराबर, सॉरी, V लिक्विड इंटू गामा लिक्विड, V लिक्विड इंटू गामा लिक्विड बराबर V कंटेनर और इंटू गामा कंटेनर। अब बात ये आ रही है कि सवाल में समझने में दिक्कत ये आ रही है कि सवाल में पूछा क्या गया है। तो बेटा लिखा हुआ है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ग्लास मस्ट बी फिल्ड, तो इसका मतलब फ्रैक्शन पूछ रहा है कितना भरा जाना चाहिए। तो फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे परीक्षा होती है 10 नंबर की मान लिया, और 10 में से तुम्हारे 3 नंबर आए, हो ही इसी लायक, 3 ही नंबर लाते हो हर बार, क्या करें। तो 10 में से मान लिया तुम्हारे 3 नंबर आए, तो तुम्हें जो नंबर मिले उनका फ्रैक्शन क्या हुआ, 3/10, और जो नहीं मिले उनका फ्रैक्शन क्या हुआ, 7/10। तो इसमें जितना लिक्विड भरा है उसका फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो भैया फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, जितना भरा है अपॉन में टोटल, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि पूछा ये गया है। अगर ये पता चल जाए तो अब सवाल में बचा ही क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई कर दिया हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बराबर गामा ऑफ कंटेनर डिवाइडेड बाई गामा ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो गामा ऑफ कंटेनर, तो अल्फा ग्लास, यहां पर बेटा ध्यान देना ये था कि कंफ्यूज करने के लिए लोग हर बार यही करते हैं, सोचते बच्चे हैं बेचारे छोटे छोटे, गलत कर देंगे भी। तो तुमको ये ध्यान रखना, उनको बता देना हम छोटे बच्चे नहीं, हम सब पढ़े लिखे बैठे हुए हैं। अल्फा ग्लास जो है ये गिवन है, आपको क्या रखना है, गामा रखना है, तो कंटेनर मतलब ग्लास, तो ग्लास के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करके रखना है, तो कितना करेंगे 27 इंटू 10⁻⁶, और डिवाइडेड बाई गामा लिक्विड, हाँ लिक्विड के लिए मरकरी का रख दिया जाएगा 18.9 और इंटू 10⁻⁵। अब एक और बला, इधर -6 से -5 है, तो जल्दी से डेसिमल को इधर से हटा दो, इधर एक माइनस और बढ़ा दो, तो -6 कैंसिल। तो बता दो अपने पास में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बराबर कितना बचे, 27 डिवाइडेड बाय 189 इज इक्वल्स टू 1/7। तो यहां से काटने से इतना ही आ जाएगा, हम रट के आए हैं ना। तो इधर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना हो जाएगा, 1/7। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ लोग सोचेंगे इसमें रेशियो क्यों बता दी, भैया मेरे यही तो सवाल है, समझना पड़ेगा इस चीज को कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इस जितना भरा है अपॉन टोटल, यही कहलाता है फ्रैक्शन ऑफ फिल्ड अमाउंट, फ्रैक्शन ऑफ फिल्ड अमाउंट। तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट, एक ब्लॉक है एल्यूमिनियम का जिसका मास कितना है 1 kg एंड वॉल्यूम दे रखा है 3.6 10⁻⁴ मीटर, is suspended from a string and then completely immersed in a container of water। ये सवाल चलो देख लो जरा, ये ब्लॉक है कितने का, 1 kg का, तो इसका पर फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स F इज इक्वल टू mg, तो यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर इसी को एक लिक्विड में कंप्लीटली इमर्स कर दिया जाए, पूरा डुबो दिया गया है एक लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड के अंदर जाते ही चीजों के वजन कम लगने लगते हैं।
तो वजन कम लगेंगे तो धागे में जो टेंशन होगी वो टेंशन पहले से घट जाएगी। ठीक है, पहले टेंशन कितना था 10 न्यूटन और अब टेंशन घट जाएगा। अब टेंशन जो आएगा इसको बेटा हम लोग mg डैश हम बोल दिया करते हैं। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, बहुत जगह काम आता रहेगा। वेट इनसाइड लिक्विड बराबर होता है वेट इनसाइड एयर और इनटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन में डेंसिटी ऑफ बॉडी। अब एक इसमें छोटी समस्या ये है कि डेंसिटी ऑफ वाटर तो तुमको पता है लेकिन डेंसिटी ऑफ बॉडी पता नहीं है, तो क्या हम लोग उसको यहां से निकाल सकते हैं? तो वॉल्यूम मास बराबर होता है बेटा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अपने पास डेंसिटी बराबर आ जाएगा, डेंसिटी बराबर हो जाएगा मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो मास कितना था 1 kg और वॉल्यूम दे रखा है कितना 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। तो कुछ भी नहीं करना है, इसी वैल्यू को यहाँ पर उठा करके रख लेना है 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो ये आ गई अपने पास में डेंसिटी ऑफ बॉडी, है ना, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी को कभी कभी रो से भी लिख लेते हैं, कभी डी भी लिख देते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा वैसा लिखो। तो mg जो था वो एयर में कितना था 10 था और इनटू कर दिया हम लोगों ने 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना गिवन है वाटर के लिए 10 की पावर 3 और डिवाइडेड बाई 3.6 इनटू कर दिया 10 की पावर माइनस का 4। माइनस का जो 4 है, अगर माइनस के 4 को हम लोग ऊपर लेकर के जाएंगे, ठीक, तो माइनस का 4 इधर जाएगा माइनस का 7 10 की पावर माइनस 4 पर मीटर क्यूब। 1 अपॉन में लिखना था बेटा, डेंसिटी जो लिखेंगे वो हम लोगों ने यहाँ पर क्योंकि सॉल्व नहीं किया ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो 10 की पावर 3 और इसकी जब डेंसिटी रखेंगे तो 1 अपॉन जो लिखा है वो सब का सब ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाकर के कितना बचेगा 3.6 और इंटू 10 की पावर माइनस का 4। तो यहां से माइनस का जो 4 है माइनस का 1 इसमें बचा रह जाएगा तो इसको 0.36 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 10 इंटू 1 माइनस 0.36। तो 1 माइनस 0.36 आप करेंगे कितना आ जाएगा, एक में से 0.36 चला गया तो बचेगा अपने पास में 0.64। तो 0.64 बचा इंटू 10 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 6.4 न्यूटन। ये बेटा अब अपरेंट वेट जो है mg डैश वो आ जाएगा। तो अभी टेंशन कितना लगने लगेगा 6.4 न्यूटन, लेकिन पूछा ये गया कि टेंशन कितना घट जाएगा, कितना लगेगा वो नहीं पूछा है, पूछा ये गया है कि कितना टेंशन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो डिक्रीज करने के लिए पहले था 10 न्यूटन और अब लग रहा है 6.4 न्यूटन। तो अगली बार दोबारा सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर से घटा दोगे तो 3.6 न्यूटन जो आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 49। इस क्वेश्चन में केवल आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, अगर आप दोबारा बताने कोई मतलब नहीं, रिवर्स करके दोबारा आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो टेंशन पहले धागा जो था 1 kg तो 10 न्यूटन का फोर्स था, इमर्स कराने के बाद इस लिक्विड में अगर आप जाओगे तो वेट बदल जाएगा, mg डैश हो जाएगा। mg डैश का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है mg इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। डेंसिटी ऑफ बॉडी को फाइंड आउट कर लिया मास अपॉन वॉल्यूम से, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी हम लोग को यहाँ पर मिल गया। अब डेंसिटी ऑफ बॉडी को जब यहाँ पर रखा तो पहली बार गलती ये हो गई थी कि डायरेक्ट वहीं रख दिया, क्योंकि वैल्यू 1 अपॉन में लिखी तो अपॉन वाला ऊपर जाएगा, तो ये लिख दिया। माइनस का 1 बचेगा इसलिए 0.36 हो गया, 1 माइनस 0.36 कितना हुआ 6.4, मल्टीप्लाई किया 0.64 और मल्टीप्लाई किया 10 से तो बन गया 6.4 न्यूटन। तो यहां पर आपके पास इतना वेट प्रेजेंट टाइम में रस्सी पर है, पहले कितना था 10 और अभी कितना है 6.4। तो पूछा ये गया था कितना टेंशन घट गया, तो 10 में से 6.4 को आप घटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 3.6 न्यूटन। नेक्स्ट जरा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में डेंटल फिलिंग जो करी जाती है जिस मटेरियल से, उसका मटेरियल का जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है हमारे दांत के इनेमल से मैच करना चाहिए। इनेमल जो हार्ड कवरिंग अपने दांत की है उससे मैच करना चाहिए।
तो भैया ये बिल्कुल सही बात है, क्यों करना चाहिए? तो उसका रीजन भी इन लोगों ने जो लिखा है एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। भैया अल्फा जब सेम होगा तो अगर तुमने कुछ गर्म खाया तो अगर दांत बढ़ेगा थोड़ा सा, आपको होगा ऐसा कब होता है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये सब चीजें होती बेटा, है ना। तो अगर दांत थोड़ा सा बढ़ गया तो उसी के अकॉर्डिंग जो फिलिंग है वो भी बढ़ जाएगी। जब दांत कॉन्ट्रैक्ट किया, कुछ ठंडा खा लिया तो गर्म खाया तो एक्सपेंड करेगा, ठंडा खा लिया तो थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जो अल्फा है दोनों के सेम होने चाहिए, जिससे कि जो थर्मल एक्सपेंशन है दोनों का अलग अलग टेम्परेचर पर वो सेम आता रहे। तो जब श्रिंक करे तो भी सेम श्रिंक हो जाएगा, एक्सपेंड करे तो भी सेम करे। तो यहां पर हो जाएगा दोनों करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी प्रेजेंट है। तो यहां पर बेटा बस एक छोटी सी बात का याद रखना कि जब रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है तो हम लोग के माइंड में यही सेट होता है, पहले ही वाला लगा दो यही होगा। तो कभी नीट के पेपर में एक बार हर बार यही ऑप्शन फोर्थ पे दे रखा था। तो एक बच्चा था, उसके लगभग 7 से 8 सवाल सिर्फ इसीलिए गलत हो जा रहे हैं क्योंकि वो हर बार वही कर दे रहा है कि वो सोच रहा है असर्शन सही और रीजन, मतलब पूरे पेपर मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में उसके क्वेश्चन इसीलिए गलत हो गए। उसके सेट में ये वाला ऑप्शन हर बार कभी नीचे आ जा रहा था। तो ऑप्शन को बहुत पढ़ करके लगाना, वो पैटर्न सेट नहीं कि हर बार पहला वाला यही होगा। तो आप अब स्टेटमेंट में लिखा जाता है तो आपको पूरा पढ़ करके तब आंसर करना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।